अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स का ज़ूलॉजी BS1 का 11th लेक्चर का सेकंड पार्ट है। हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 6.1 के रिलेटेड टू सीक्वेंस। जैसे सेकंड इसका क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 6.1 था, उसका फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इसके फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ नेक्स्ट 2 टर्म्स बताएं। जितनी टर्म्स दी हुई उसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स बताएं, और जो टर्म और रिक्वायर्ड है आगे उन्होंने बताया था कि 7 तक 7th टर्म बताएं, या जैसे सेकंड पार्ट में 6 टर्म बताएं, 7th बताएं, नेक्स्ट 2 टर्म्स भी बताएं और ये भी बताएं। इस तरह सेम सिमिलर जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट किया था, इस तरह सेकंड पार्ट में 1, 3, 12, 60। तो अगेन हमने जैसे मैंने कहा था कि इसमें पहले हमने देखना है कि क्या कोई पैटर्न है आपस में। फर्स्ट टर्म को सेकंड से किस से मल्टीप्लाई करने सेकंड टर्म आती है, या क्या ऐड करने से सेकंड टर्म आती है, और थर्ड टर्म को क्या कुछ मल्टीप्लाई करने से या ऐड करने से नेक्स्ट टर्म आती है, और जो चीज़ ऐड या मल्टीप्लाई हो रही है क्या उसमें कुछ सिमिलैरिटी को पैटर्न है, ये पैटर्न ढूंढना है। वो सी दैट द सक्सेसिव मल्टीप्लाइंग फैक्टर आर हैं 3, 4, 5। जैसे ये यहाँ देखें, वैसे हम डिफरेंस चेक कर सकते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा, तो ये चेक करने से हमें पता चलेगा। ये 3 - 1 सक्सेस टर्म का डिफरेंस क्या आ गया 2, 12 - 3 कितना आ गया हमारे पास 8, और 60 - 12, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 48 तक आता है। तो क्या 2 और 8 और 48 में कोई पैटर्न है? अगर तो पैटर्न अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ देखते हैं कि 1 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 3 आता है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स कौन से हैं? तो चेक कर सकते हैं। 1 को हम यहाँ से चेक करें 3 से मल्टीप्लाई करने से, यानी सक्सेसिव डिवीजन, जैसे वो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस था, सक्सेसिव डिवीजन चेक करते हैं। 3 को 1 से डिवाइड करें, आंसर 3। 12 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर 4। तो एक का आंसर 3 आ रहा है, एक का 4 आ रहा है। 60 को 12 से डिवाइड करें तो आंसर 5। तो ये एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर यानी सक्सेसिव टर्म की हमने डिवीजन की, नेक्स्ट टर्म को पिछली टर्म पे डिवाइड किया। जैसे ये 4 टर्म की, 4 को 3 पे, 3 को 2 पे और 2 को 1 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास 3, 4, 5 आ रहे हैं। इसका मतलब है पहले टर्म को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे को 4 से, तीसरे को 5 से। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे पास नेक्स्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा 6, उससे नेक्स्ट मल्टीप्लाइंग क्या फैक्टर होगा 7, 8, 9। इस तरह से मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक पैटर्न से मूव हो रहे हैं। सो जैसे ये 4 टर्म्स है तो 5th टर्म के लिए हम क्या करते हैं 60 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, 360 आ गया। नो ये 6 टर्म के लिए क्या करते हैं 360 को नेक्स्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6 के बाद क्या आता है 7। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हमारे पास ये 6 आ जाएगा। और यहाँ पे 6 तक ही हमारे पास रिक्वायर्ड है कि 6 क्या है ये बतानी थी, नेक्स्ट 2 टर्म्स बतानी थी, और 6 टर्म भी हमें साथ बताया। इसी तरह इस क्वेश्चन के मैं सारे पार्ट डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास देखिए 1 है, 3/2 है, 4 और 5 है, 7, और अगेन क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या होंगे और ये 7 क्या होंगे। तो हम इसको देखते हैं, इसको इसको भी आप फ्रैक्शन ही कंसिडर करेंगे। दिस इज 1/1। तो हम ऊपर अगर देखें तो 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, यानी ऑड नंबर्स मूव हो रहे हैं। 2 ऐड हो रहा है न्यूमिनेटर में, और नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में नीचे 1 है, आगे 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है। तो इसमें हमारे पास देखिए पहले लगता है कि हमारे पास 1 के बाद 2 आ रहा है, तो ऐड तो 1 हो रहा है। अगर ऐड चेक करें तो 2 के बाद 4 आया तो ऐड क्या हो रहा है 3, और 4 के बाद 8 आ रहा है, तो हमारे पास 2 ऐड हो रहा है और फिर 4 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है। अगर एडिशन वाइज चेक करें तो, हाँ मल्टीप्लिकेशन वाइज चेक करें तो हमें पैटर्न जो है वो नज़र आता है। जैसे ये देखें कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, और 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। तो इससे नीचे इसका मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर फिक्स है और वो 2 है।
डिनोमिनेटर की हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करने से अगली टर्म की डिनोमिनेटर टर्म आ जाती है, और फ्रैक्शन की न्यूमरेटर की हर टर्म में हम जैसे ही 2 ऐड करते हैं तो अगली टर्म आ जाती है, यानी ऑड नंबर्स ऊपर मूव कर रहे हैं और नीचे 2 से मल्टीप्लिकेशन हो रही है। The successive terms in numerator are 1, 3, 5, 7, so which are the consecutive odd numbers, and the next term are 9, 11, 13. तो next fraction की numerator की term 9 होगी, उससे next term की numerator की term 11 होगी, उससे next term की numerator की term 13 होगी, similarly आगे 15, 17, and the successive terms in denominator are 1, 2, 4 और 8 विद कॉमन रेशो 2, यानी उसकी कॉमन रेशो 2 आ रही है। जैसे 4 2 को 1 पे डिवाइड करें 2 आता है, 4 को 2 पे डिवाइड करें 2 आता है, 8 को 4 पे डिवाइड करें 2 आता है। सो द नेक्स्ट टर्म्स आर होंगी 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32, और 32 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 64। इसका मतलब है हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म इस यानी नेक्स्ट फ्रैक्शन सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म वो कौन सी फ्रैक्शन बनेगी, न्यूमरेटर में आएगा 7 के बाद 9, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 8 के बाद आएगा 16, क्योंकि डिनोमिनेटर में हर टर्म आ रही है पिछली टर्म के डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करने से, और न्यूमरेटर की में नेक्स्ट टर्म का न्यूमरेटर जो बनता है वो पिछली टर्म के न्यूमरेटर से अगला ऑड नंबर होता है, वेरी नेक्स्ट ऑड नंबर होता है। तो इस तरह से हमारे पास जो टर्म्स बनी वो देखिए हमारे पास क्या बनती है। अगर तो हमने नेक्स्ट 2 टर्म्स बतानी हो तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास होगी 9/16, और उससे अगली टर्म होगी 11/32, और इससे क्योंकि ये टर्म्स हमारे पास कितनी हो जाएंगी 6, तो सेवन्थ टर्म हमारे पास क्या होगी 9 के बाद 11 के बाद 13/64। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म है। इस तरह इसकी कुछ और एग्जांपल्स हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का सीक्वेंस है, सीक्वेंस बिल्कुल एक तरह के नहीं होते। जैसे हमारे पास एक में ऐड करने से आ रहा था, एक में मल्टीप्लाई कर रहा था, लेकिन मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स आपस में एक खास तरतीब से बढ़ रहे थे। एडिशन वाले ये टर्म्स जो थी वो एक तरतीब से बढ़ रही थी। ये फिर फ्रैक्शन वाला सीक्वेंस था जिसमें न्यूमरेटर में एक तरतीब थी और डिनोमिनेटर में तरतीब थी। न्यूमरेटर में ऑड नंबर्स कंसेक्टिव मूव हो रहे हैं, न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस सीक्वेंस में देखें तो हमारे पास 1 1 -3 5 -7 9, तो ये भी हो सकता है कि हमारे पास सीक्वेंस की ऑड टर्म्स में एक पैटर्न हो और इवन टर्म्स में एक पैटर्न हो। ऑड का मतलब है देखिए ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, तो 1 थर्ड फिफ्थ इनमें एक पैटर्न हो, सेकंड फोर्थ सिक्स इनमें एक पैटर्न हो, ये भी हो सकता है। जैसे व्हाट वी सी that the common difference of all terms is -4। आपस में अगर आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे तो कोई रेशो हमें कोई मिलेगा नहीं कि 1 को मल्टीप्लाई करें तो 1 से करें तो ये आता है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें -3 आता है, -3 के -3 को किससे मल्टीप्लाई करें 5 से आता है, ये तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा। इस तरह का डिफरेंस निकालने की कोशिश करें तो इन दोनों का डिफरेंस 0, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास शायद -4, और इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास -+8, तो ये भी हमारे पास पैटर्न नहीं बन रहा। तो इसमें इवन टर्म्स और ऑड टर्म्स एक पैटर्न में है, जैसे फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, और थर्ड के बाद ये देखिए हमारे पास फिफ्थ टर्म। तो इनमें क्या पैटर्न है, इसमें थर्ड टर्म को अगर फर्स्ट से माइनस करें तो ये -4 आता है। इस तरह सेवन्थ को अगर फिफ्थ से माइनस करें तो हमारे पास -4 आता है। इसका मतलब है इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो ऑड टर्म्स का -4 है, और इवन टर्म्स हैं सेकेंड और फोर्थ और सिक्स्थ। इसमें अगर आप नोट करें तो इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो 4 आ रहा है। जैसे 1 में 4 ऐड करें तो 5, 5 में 4 ऐड करें तो 9। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर आपको आपकी नेक्स्ट टर्म पहले तो देखिए कौन सी है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ
सिक्स, सेवन्थ और नंबर है, तो और टर्म कैसे आ रही है? पिछली और टर्म में -4 ऐड करने से। पिछली और टर्म हमारे पास क्या है? -7। तो अगली हमारे पास टर्म जो होगी वो आपने देखनी है कि सेवन्थ निकालनी है या एट्थ। अगर सेवन निकालनी है तो -7 में 4 ऐड होगा, ये देखें 7। अच्छा, और उससे आगे हमने एट्थ टर्म भी बतानी है, तो एट्थ टर्म हमारे पास क्या होगी? एट, क्योंकि इवन टर्म है तो पिछली इवन टर्म कौन सी है? A6, और A6 क्या है हमारे पास? 9। तो हमारे पास इवन टर्म्स का क्या पैटर्न था? तो उसमें 4 ऐड हो रहा था, तो 9 में 4 ऐड होगा, 13 बन जाएगा। तो इस तरह इसकी सेवन टर्म होगी 11, -11, और एट टर्म होगी 13। सिमिलरली आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स अभी भी देख सकते हैं। क्वेश्चन 3 पे अगर हम फोकस करें, फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो इसमें सीक्वेंस की टर्म्स इसमें भी बताई गई हैं, 7, 9, 12, 16। We see that the sequence of the consecutive we see that the sequence of the consecutive differences is तो हमारे पास देखना है कि इनके डिफरेंसेस पहले सबसे पहले चेक करते हैं। 9 - 7 2, 12 - 9 3, और 16 - 12 4। तो इनको आप लिख लें साइड पे, जैसे 2 3 4। तो एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि इसमें फर्स्ट टर्म में 2 ऐड करने से नेक्स्ट टर्म आती है, और सेकंड में 3 ऐड करने से नेक्स्ट टर्म आती है, और थर्ड में 4 ऐड करने से फोर्थ टर्म आती है। तो फिफ्थ टर्म हमारे पास कैसे आएगी? 5 ऐड करने से। और सिक्स टर्म कैसे आएगी? 6 ऐड करने से। तो इस तरह से हम इसकी नेक्स्ट टू टर्म्स बता सकते हैं। ये 6, जैसे फोर्थ टर्म 4 ऐड करने से आई, तो फिफ्थ टर्म में 5 ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा। सिक्स टर्म में 21 में हम 6 ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन हमारे पास नीचे 1 3 7 15। इसमें नोट करें तो इनका डिफरेंस 2 है, और इनका डिफरेंस हमारे पास है 4 है, और इनका डिफरेंस हमारे पास 8 है, और इनका डिफरेंस हमारे पास 31 और 15 का डिफरेंस हमारे पास 16 है। तो डिफरेंसेस का सीक्वेंस क्या रहा है? 2 4 8 16। मतलब जो चीज़ ऐड करने से नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ रही है, उससे अगला जो हमारे पास डिफरेंस या ऐड करने वाला पार्ट होगा, वो पहले जो ऐड करने वाला पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। जैसे 4 2 को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 8, 4 को 2 से मल्टी 16, 2 को 8 को 2 से मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। तो 31 से जो नेक्स्ट टर्म होगी, वो 31 में हम क्या ऐड करें, ये देखने के लिए हम देखेंगे कि 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32, यानी कि हमारे पास 32 ऐड करेंगे। इस तरह अगली टर्म में हम क्या करेंगे? 32 को 2 से मल्टीप्लाई करें 64 ऐड करेंगे। तो 31 में हमने 32 ऐड किया 63 आ गया, 63 में हमने 64 ऐड किया 127 आ गया। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो एक आध बच गए आपने खुद देखना है। मैं आपको रिपीट कर ये भी करता चलूँ कि ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, और ये पैटर्न ढूंढने हमें पड़ रहे हैं। पैटर्न तो आगे भी ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन टर्म्स को ढूंढना ऐसे वन बाय वन आगे शायद ना हो, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम ऐसे फार्मूलाज ड्राइव कर लेंगे, या फार्मूलाज आपको बताएंगे जिसके पैटर्न से आप सीक्वेंस की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। So this is today's lecture, and this is the end of 11th lecture, second part. Okay, take care. Allah.